आप लोग घर में बैठ के बोर हो गए हो ना? ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ 4 में कवि परिचय था ना? तो पृष्ठ संख्या 23 यानी पेज नंबर 23 उसे आप लोग निकाल लीजिए। पेज नंबर 23 यानी पृष्ठ संख्या 23, ठीक है। अब उसमें कवि परिचय है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे अध्यापिका जी ने लिखा है कवि परिचय। नाम क्या है कवि का? सोहनलाल द्विवेदी। नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। जन्म उनका कब हुआ है? 22 फरवरी 1906 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई है? 1 मार्च 1988। 1 मार्च 1988। इसको क्या बोलते हैं? 88 को 88। उनकी रचनाएं क्या थी? भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इस पाठ में आपको 3 रचनाओं के बारे में कहा गया है, उसका नाम बताया गया है। क्या क्या है? भैरवी, पूजा गीत और सेवाग्राम। ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में बताया, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जब आता है तो वो कवि परिचय ऐसे लिखते नहीं। इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसे एक पैराग्राफ में बनाकर लिखोगे। जैसे कि सबसे पहले राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। अलंकृत करना, अलंकृत मतलब क्या होता है? उन्हें उस नाम से नवाजा गया, उन्हें उस नाम का सम्मान दिया गया कि आज से आप राष्ट्र कवि, आप अपने नाम से पहले राष्ट्र कवि लगा सकते हैं। जैसे कि एक कवि और है दिनकर जी, वो अपने नाम से पहले राष्ट्र कवि दिनकर लिखते हैं। वैसे ही सोहनलाल द्विवेदी को यहाँ पे ये सोहनलाल द्विवेदी से पहले राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी लिखेंगे। तो इन्हें हिंदी के प्रसिद्ध कवि ये थे, हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी नामक ग्राम में हुआ। उत्तर प्रदेश, यूपी, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है फतेहपुर, ठीक है। वहां गांव का कौन सा नाम है? बिंदकी। बिंदकी, उस गांव का नाम है बिंदकी। बिंदकी नामक ग्राम में हुआ था। सन 1941 में देश प्रेम से लवरेज भैरवी उनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी। कहते हैं कि 1941 में देश प्रेम से लवरेज यानी कि देश प्रेम से एकदम भरा हुआ, उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। देश प्रेम, अपने देश के लिए प्यार किनके मन में था? तो सोहनलाल द्विवेदी के मन में था। उसके बाद उन्होंने जो एक रचना की थी, एक किताब लिखी, उस किताब में देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में इस तरह से उन्होंने लिखा कि लोग उसे पढ़ते ही आकर्षित हो जाते थे। कहते थे कि नहीं, इनकी रचनाएं जो होती है बहुत ही आकर्षित होती है, लुभाने वाली होती है। इनकी रचनाओं में देश प्रेम कूट कूट कर भरा रहता है। उनकी प्रथम रचना थी भैरवी। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। राष्ट्र कवि की उपाधि तो उन्हें मिली ही थी, और फिर उन्हें 1969 में यानी 1969 में भारत सरकार उन्हें पद्मश्री की भी उपाधि से सम्मानित किया। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इतना अगर आप नहीं लिख सकते हो तो इसको पैराग्राफ में कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है, ठीक है। उसके बाद इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। दूसरा लाइन। तीसरा, इनका जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में हुआ था।
मृत्यु नहीं लिखेंगे, जन्म के बाद हम लोग रचना लिखते हैं, ठीक है। मृत्यु तो सबसे लास्ट में, मृत्यु जब हो गई तो फिर खत्म हो गए ना, ठीक है। मृत्यु होने के बाद तो वो खत्म हो गए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जन्म के बाद उनकी रचनाएं लिखते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इनकी रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम इत्यादि है, इत्यादि या फिर आदि, ऐसा लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम आदि है। उसके बाद इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु सन 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद कवि परिचय आप लोगों को इसलिए इस तरह से बताया जा रहा है, जब आप 6th क्लास में जाओगे तो आप लोग को एग्जाम में भी कवि परिचय लिखने को दिया जाता है, ठीक है। तो कवि परिचय लिखने की यही, अब आपको इस तरीके से अगर सेम इस तरीके से लिखेगा तो आपको मार्क्स कम आएगा, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया आप लोगों को पैराग्राफ में लिखने के लिए, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसी तरह से आपको पैराग्राफ में लिखना है। ये सेपरेट करके दिया है, आपको इसे सेपरेट नहीं करना है, इसको इसी में अटैच करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, ठीक है। कवि परिचय के बाद हम लोग प्रश्नोत्तर। सबसे पहले आपको शब्दार्थ देखना है, क्या है, शब्दार्थ। शब्दार्थ, अब शब्दार्थ क्या है, शब्द अर्थ यानी शब्द का अर्थ, शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ। जैसे मतवाली, मतवाली इसका अर्थ क्या हो गया, मस्ती भरी, मतवाली यानी मस्ती भरी। फिर है हमेशा यानी सदा, हमेशा यानी सदा। लू, झुलसाने वाली गर्म हवा, लू यानी झुलसाने वाली गर्म हवा। फिर है कांटा यानी सूल, कांटा यानी सूल। धूल यानी मिट्टी, धूल यानी मिट्टी। फिर है भाता यानी अच्छा लगना, भाता यानी अच्छा लगना। फिर है फूल यानी पुष्प, फूल यानी पुष्प। फिर है हवा यानी वायु, हवा यानी वायु। गोद यानी आंचल, गोद यानी आंचल। फिर है टपकना यानी नीचे गिर जाना, नीचे गिर जाना। फिर है धूल में मिलना, धूल में मिलना यानी खत्म होना, धूल में मिलना यानी खत्म हो गया, धूल में मिल गए यानी कि वो चीज जो है वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। शब्दार्थ के बाद क्या है, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले सवाल जवाब है, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले इसमें दिया गया है, लू किस मौसम में चलती है, लू गर्मी के मौसम में चलती है, याद रहेगा ना। हाँ, लू किस मौसम में चलती है, लू गर्मी के मौसम में चलती है। दूसरा है, फूल किसकी गोद में रहता है, फूल पत्तों की गोद में रहता है, फूल किसकी गोद में रहता है, फूल पत्तों की गोद में रहता है। फिर है, फूल को क्या सहना पड़ता है, फूल को कांटों की नोक सहना पड़ता है, फूल को कांटों की नोक सहना पड़ता है। फिर है, इस कविता में हमें क्या संदेश दिया गया है, इस कविता में हमें हमेशा फूल की तरह मुस्कुराते रहने
हमेशा फूल की तरह मुस्कुराते रहने का संदेश दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान। सही या गलत का निशान। सही या गलत का निशान। अब इसमें क्या है? सबसे पहला सवाल है, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कविता के कवि का क्या नाम है? अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, सोहनलाल द्विवेदी। यानी फर्स्ट में आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। वहां पे एक बॉक्स बना हुआ है रेड कलर का, उसमें आप टिक करोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, इस कविता में फूल की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? इस कविता में फूल की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? सबसे पहला है मुस्काने की, हंसने की, खिलने की। मुस्काने की फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट आंसर होगा। इस कविता में फूल की किस विशेषता का? हमेशा मुस्कुराते रहने की विशेषता है। फूल सबको क्यों भाता है? फूल सबको क्यों भाता है? वह सुगंध देता है, वह शहद देता है, वह हमेशा मुस्कुराता है। तो वह हमेशा मुस्कुराता है। फूल सबको क्यों भाता है? क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता है, यानी कि थर्ड का थर्ड। फिर फोर्थ पे आ जाइए। फूल को क्या नहीं आता है? हंसना नहीं आता, मुस्कुराना नहीं आता, कि रोना नहीं आता। फूल को रोना नहीं आता, यानी फोर्थ का थर्ड, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। अब इसमें आप लोग कविता देख रहे हो ना, कविता पीछे दिया गया है, चाहे बहे हवा डैश, यानी चाहे बहे हवा मतवाली डैश मुस्काता। फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। नीचे टपक डैश में मिलकर, नीचे टपक धूल में मिलकर। फूल डैश, फूल हमेशा मुस्काता। डैश नहीं फूल को आता, रोना नहीं फूल को आता। फूल हमेशा मुस्काता, फूल हमेशा मुस्काता। फिर है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। फूल हमेशा रोता रहता है? नहीं। लू वाली हवा में भी फूल मुस्कुराता है? हाँ। धूल में मिलकर फूल दुखी होता है? नहीं। धूल में मिलकर फूल दुखी होता है? नहीं होता है। फूल को रोना नहीं आता है? नहीं आता। फूल को रोना आता है? नहीं आता है ना, इसमें हाँ लिखेंगे। नुकीले कांटों को सहकर भी फूल मुस्कुराता रहता है? हाँ। अब है भाषा कौशल, अंग्रेजी अर्थ से मिलान कीजिए फूल। अब यहाँ वन साइड हिंदी में लिखा हुआ है, वन साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आपको इसमें मिलाना है। फूल का क्या हो जाएगा? फ्लावर। पत्ता का क्या हो जाएगा? लीफ। इसी तरह से आप उसको मिला करके लिखोगे। फिर एक तुकांत शब्द लिखे, यानी राइमिंग वर्ड। तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड, जैसे खाना पीना, हंसना गाना, इस तरह से लिखना है। यहाँ भाता तो माता, भाता का क्या हो जाएगा? माता। खिलकर मिलकर, खिलकर मिलकर, रहकर सहकर, सहकर रहकर, मतवाली लूवाली, मतवाली लूवाली, फूल धूल। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहां दिया गया है कि वाक्य में प्रयोग करने के लिए, जैसे हवा, तो आप लोग हवा का वाक्य में क्या प्रयोग करोगे? हवा तेजी से बह रही है, हवा तेजी से बह रही है, या फिर हवा लू वाली चल रही है, ऐसा हम लोग
जब क्लास वर्क भेजेंगी तब आप क्लास वर्क में प्रश्नोत्तर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी लिख करके भेजेंगे, फिर आप लोग उसे लिखिएगा। लिखावट सबकी अच्छी होनी चाहिए। आज का होमवर्क क्या रहा? इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आज का होमवर्क यही रहा। अब हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तब फिर अगला पाठ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।